अब साउंड जाएगी। हाँ, नमस्ते हमारे भाई, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम लोग सीजल मेंस 2025 के लिए पढ़ रहे हैं और हमने पूरा एलजेब्रा पढ़ लिया, हमने पूरा त्रिकोणमिति पढ़ लिया। और स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना अर्थमेटिक का चैप्टर शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक में प्यारे बच्चों कोई भी फॉर्मूला वगैरह से मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं हूं, तो यहां मुझे केवल सवाल प्रैक्टिस कराने, एडवांस के सारे चैप्टर्स की मैं पीपीटी बनवा के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी आपको करवाऊंगा। तो परसेंटेज की मैंने एक शीट बनाई है और इस एक शीट में 50 से ज्यादा क्वेश्चन है परसेंटेज के, अच्छे अच्छे। केवल आपको यही 50 सवाल जो है लगाने हैं। ठीक है बच्चों, इस ज्यादा इस चैप्टर में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, शुरू करते हैं मेरे भाई पहले ही सवाल से। सवाल नंबर 1 बताओ। देखो, P इज x% मोर देन Q, Q इज x माइनस 10% लेस देन R। इफ P इज ग्रेटर देन R, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज x कैन टेक? x की जो वैल्यूज है उसकी रेंज क्या है? चार ऑप्शन है। बहुत खतरनाक सवाल है सचिन, खतरनाक। सर एलजेब्रा की 5 सीट अपलोड करवा दीजिए। केशव देखो जरा क्या कह रहा बच्चा ये। चलो करें बच्चों, और मैंने केवल अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा आपको, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, कर ही लेते हैं जी। पहली लाइन देखिए, पी क्यू से x% ज्यादा है। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। पी की वैल्यू क्यू से x% अधिक है। क्यू से यानी कि मेरे भाई, अगर पी की वैल्यू क्यू से x% अधिक है, यानी कि पी क्या आ जाएगा? क्यू का 100 प्लस x% है बच्चों। पी क्यू से x% अधिक है, इसका मतलब पी, हर चीज 100% होती है, 100% से x% ज्यादा क्या आ जाएगा? 100 प्लस x%। पी क्यू का 100 प्लस x% है। आगे क्या बोला है? क्यू आर से x माइनस 10% कम है। क्योंकि जो वैल्यू है मेरे भाई वो किससे? आर से x माइनस 10% कम है। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100% से आप x माइनस 10% कम करोगे तो कितना रह जाएगा भैया, ये बताइए? 110 माइनस x%। तो क्योंकि जो वैल्यू है वो r का कितना आ गई? 110 माइनस x% आ गई। यही है ना? क्यों आर से x माइनस 10% कम है। 100% से अगर x माइनस 10% कम करोगे तो क्या आएगा? 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 110 माइनस x%। अब सवाल में बोला है P इज ग्रेटर देन R। अच्छा सवाल आपको करके मजा आएगा। P इज ग्रेटर देन R, ये रखो ना। P का मान क्या है? P का मान है Q इंटू 100 प्लस x%। 100 प्लस x%। R की वैल्यू क्या है बच्चों? R की वैल्यू क्या है? 110 माइनस x% बटे में आ जाएगा है भाई, Q बटे 110 माइनस x%। 110 माइनस x%, ये किसकी वैल्यू है? आर की, ये बट्टी में आ जाएगा। सवाल कह रहा है P इज ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब ध्यान से सुनेगा प्यारे स्टूडेंट, सभी बच्चे मेरे। यहां क्यों से क्यों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस एक्स इंटू 110 माइनस एक्स बराबर क्या आ गया बच्चे? बताओ, ग्रेटर देन आ गया। एक बात सुनिएगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज की भी इधर गुणा होगी लेफ्ट साइड में। परसेंटेज का मतलब 1 बराबर क्या आ गया? ग्रेटर देन 1। राइट साइड में कुछ नहीं बता, 100 गुणा 100, 10 अर्थ किधर पहुंच जाएगा? उधर। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 10R होनी चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, यही बोला है सवाल में। ठीक बच्चे, तो 100 प्लस एक्स इंटू 110 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 10,000। मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और परसेंटेज की क्या जगह क्या लिख दिया? 1/100। 1/100, 100 गुणा 100, 10R चला गया राइट साइड में। अब बताओ बच्चों क्या बन जाएगा? हमें एक्स की रेंज बतानी है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 की 110 में तो क्या आएगा? 11,000।
100 की माइनस एक्स पे माइनस 100x प्लस 110x, 110x माइनस 100x क्या आ गया प्लस का माइनस माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं 10,000 को इधर लेता हूं तो क्या आ गया ये 1,000 प्लस 10x माइनस 1,000 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चे। कोई समस्या इसमें? ये बच्चों क्या है, अगर मैं इसको ऐसे मान के चलिए इसको ले जाता हूं राइट साइड में, इसमें राइट साइड में तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या ऐसे आ जाएगा ना 1000 ग्रेटर हो जाएगा मेरे भाई किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x से। बताओ कोई समस्या, बोलिए। पता नहीं है। अच्छा, इसको उधर ले जाएंगे अपन लोग राइट साइड में, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, है ना, 1000 रह जाएगा इधर। आप कहोगे सर सवाल सॉल्व तो हो ही नहीं रहा, खिचड़ी सी बनती जा रही है कि नहीं? लेकिन जैसे सवाल ने कहा हम वैसे ही करते आए। फार्मूला पी जो है क्यू से x% ज्यादा हमने लिख लिया, क्यू आर से x माने 10% कम है हमने लिख दिया, पी ग्रेटर देन आर है मैंने वैल्यू रख दी। यहां तक करते आगे, हमें x की रेंज निकालनी है, ठीक है। कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, ये बताइए ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x से परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है आसानी से। अगर मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा एक्स है, यानी कि 25। अगर मैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी क्या ऐड कर लेता हूं बच्चों 25 ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 1025 विल बी ग्रेटर देन किससे, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, तो दोनों तरफ से क्या लेना पड़ेगा आपको, अंडर रूट। 1025 का अंडर रूट क्या आएगा, लगभग 32। बताओ लगभग क्या आएगा 32, क्योंकि 32 का स्क्वायर 1024, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा लगभग 32। तो ये शुड बी ग्रेटर देन एक्स माइनस 5, क्या आ जाएगा 32 5 37, तो अप्रोक्स 37 जो है एक्स की वैल्यू 37 से छोटी होनी चाहिए, है ना। 37 बड़ा होगा एक्स से, तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भी वो अप्रोक्स किससे आएगी 37 से छोटी। तो यानी कि कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला। क्लियर है, समझ में आ गया? किसी कोई डाउट? यहां पे x का जो मान है 37 से छोटा होना चाहिए। आप कहोगे सर ये 10% कहां से आया, बोला है p q से x% अधिक है, q r से x माइनस 10% कम है। तो देखो परसेंट, ये x माइनस 10 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मेरे प्यारे भाई बोलो। तो पॉजिटिव लेने के लिए आपको x की मिनिमम वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 10 से ज्यादा, तो इसलिए 10% से क्या आ जाएगा 37%, तो ये रेंज आ जाएगी। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? बहुत अच्छा सवाल है। सब बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया? हां जी, तो 10% से 37% के बीच आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 2। ये सवाल कैट 2024 के पेपर में आया है लेटेस्ट। बताइए भाई, आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट गोपाल सैलरी बिकम 187.5% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। देखो गोपाल की सैलरी में 2 बार इंक्रीमेंट लगा, अब उसकी सैलरी इनिशियल सैलरी का 187.5% हो गई। If the percentage of salary increase in the second increment was twice of that in the first increment, अगर सेकंड इंक्रीमेंट में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट का डबल है, तो आपसे पूछा बताइए परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट। फर्स्ट इंक्रीमेंट में सैलरी जो इंक्रीज हुई है उसका परसेंटेज क्या है। देखो गोपाल की इनिशियल कुछ ना कुछ सैलरी होगी, गोपाल की सैलरी पहले बढ़ी, मान लो x% से बढ़ी, फर्स्ट इंक्रीमेंट क्या हुआ x% बढ़ने के बाद जो सैलरी है अब दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, इस बार क्या हुआ डबल परसेंटेज हुआ, यानी कि 2x% से बढ़ी है। अब बोला गोपाल की जो सैलरी है उसकी इनिशियल सैलरी का कितना हो गई 187.5% हो गया। इसका मतलब देखो इनिशियल सैलरी क्या होते हैं 100%,
अगर 100% से 187.5% हो गया तो गोपाल की सैलरी इंक्रीज कितनी हुई, नेट चेंज कितना हुआ है 87.5%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x% और 2x% का सक्सेसिव ही 87.5% के बराबर होना चाहिए। तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बेसिक से करना चाहता है तो क्या लगाओगे आप फॉर्मूला, भाई x और 2x का सक्सेसिव क्या होएगा, x प्लस 2x प्लस x गुणा 2x बटे 100 बराबर किसके आना चाहिए 87.5। ये आ गया बेसिक मेथड जो पेपर में कतई नहीं करना। कैसे करेंगे इसको, ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। बोला है पहली वेतन में कितना वृद्धि परसेंट है, मैंने मान लिया 30% है, तो अगर ये 30 मानता हूं तो क्या आ जाएगा 60, 30-60 का सक्सेसिव 90 से बड़ा होगा, 87.5 नहीं आएगा। क्या मानता हूं 25, 25 और 50 का बिल्कुल आ जाएगा, बी ऑप्शन देखो। अगर x से 25% बढ़ा है तो कितना बड़ा होगा 50% सेकेंड इंक्रीमेंट, 25 और 50 का सक्सेसिव कितना आएगा मेरे भाई 25 प्लस 50 प्लस 25 गुणा 50 बटे 100, तो 25 प्लस 50 75, 75 प्लस 12.5 कितना आ गया 87 पॉइंट। तो दिस शुड बी खत्म, क्लियर है ना। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने तीसरा। यह सवाल आया है बच्चों इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, मैंने केवल बढ़िया बढ़िया सवाल लिए हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक इज 75% लेस देन द कॉस्ट ऑफ कार। एक मोटरसाइकिल की कीमत एक कार से कितना कम है 75% कम है। कॉस्ट ऑफ कार डिक्रीजेस बाय 25% एंड दैट ऑफ मोटर बाइक इंक्रीजेस बाय 40%, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए, द न्यू कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक इज 53:1/3% लेस देन द न्यू कॉस्ट ऑफ कार। टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार एंड टू मोटर बाइक इज 3:1/3% मोर देन देयर इनिशियल कॉस्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सवाल समझ पा रहे हैं आप भाई। ये सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं है, जिन बच्चों को मुश्किल लग रहा हो गलत फहमी में। यहां पे जी दो चीजें, मोटर बाइक और कार। सवाल बोला है मोटरसाइकिल का जो कॉस्ट है वो कार से कितना कम है 75% कम है बच्चों। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3 बटे, तो यहां पे मोटरसाइकिल की कीमत कार से 75% कम है, यानी कि कार की अगर 4 है तो मोटर बाइक की कितनी है, ये रेशियो आ गया 1:4। अब कार की लागत कीमत 25% कम हो जाती है और मोटरसाइकिल की 40% बढ़ जाती है। देखो मोटरसाइकिल की कीमत है 1, अगर आप 1 को 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1.4। कार की 25% कम हो जाते हैं, कार की कीमत है 4, 4 का 25% क्या होता है 1, 4 का 25% 1 होता है, 4 को 1 कम करेंगे तो कार की कितनी हो जाएगी 3। अब ये देखिए कि न्यू कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक इज 53:1/3% लेस देन न्यू कॉस्ट ऑफ कार। मोटर बाइक का न्यू कॉस्ट है 1.4, कार का कितना है 3, तो मोटर बाइक का न्यू कॉस्ट कार से कितना कम है 1.6 कम है। परसेंटेज में कितना कम है भाई, कार का कॉस्ट है 3% में इंटू 100%, तो 0 से डेसिमल कट जाएगा 160/3 कितना आएगा 3 पंजे 15, 53:1/3%। यानी कि मोटरसाइकिल की कीमत, मोटरसाइकिल का जो न्यू कॉस्ट है वो जो है मेरे प्यार भी कार के न्यू कॉस्ट से 53 से 1/3% कम है। पहला स्टेटमेंट सही है। अब हम देखेंगे क्या दूसरा स्टेटमेंट, इसको हटाओ। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है, द टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार एंड टू मोटर बाइक इज 3:1/3% मोर देन देयर इनिशियल कॉस्ट। यहां बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि भैया एक कार और 2 मोटर बाइक का जो न्यू कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट से कितना ज्यादा है 3:1/3%। तो भाई आपको एक कार लेनी है, मोटर बाइक कितनी लेनी है, मोटर बाइक है 2, टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ 1 कार एंड 2 मोटर बाइक। तो एक कार का कॉस्ट कितना है 4, 2 मोटर बाइक का कॉस्ट कितना होगा 2, तो 2 मोटर बाइक और एक कार के कॉस्ट का रेशियो कितना आ गया 2:4, 2:4 यानी कि 1 रेशियो, ठीक है बच्चों। ये 2 मोटर बाइक और एक कार के कॉस्ट का रेशियो आ गया। अब सवाल के अकॉर्डिंग हुआ क्या है, सवाल के अकॉर्डिंग हुआ कि कार का कॉस्ट 25% कम हो जाता है, मोटर बाइक का कॉस्ट 40%
बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो नेट चेंज कितना आएगा भाई, नेट चेंज कितना आएगा आप खुद बताओ, वेटेड एवरेज से हो जाएगा। मोटर बाइक का कॉस्ट एक का 40% बढ़ गया, 40 से कम 40। कार का कितना, 25 दूनी 50% कम हो गया। तो 40% और -50 का आ गया -10%, बटे टोटल कॉस्ट कितना है, 1 और 2 3, और -10/3 का मतलब क्या आ गया, -3:1 माइनस साइन आने का मतलब घट गया, कम हो गया। तो 1 कार और 2 मोटर बाइक का जो कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट से 3:1/3% डिक्रीज हो गया, जबकि यहां कह रहा है मोर, यानी कि ये वाली बात गलत है। 3:1/3% ही हुआ है पर डिक्रीज हुआ है, सवाल में कह रहा है मोर। तो यहां पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट चेक करने थे। आ जाइए सवाल नंबर आपके सामने 4, बताओ बच्चों, एमबीए के पेपर का बेहतरीन सवाल आपके सामने करो। जॉन गेट्स 57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क एंड 114 रुपये पर आवर ऑफ ओवर टाइम वर्क। यानी कि देखो, जॉन एक फैक्ट्री में काम करता है, लोहा पीटता है, बेटा पढ़ता लिखता नहीं था, लोहा पीटता है पढ़ा होकर, ठीक है। तो रेगुलर काम करेगा भाई तो उसको 1 घंटे में 57 रुपया मिलेंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी से ज्यादा ओवर टाइम करेगा तो डबल पैसा मिलेगा, 114 रुपया घंटा। ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स, उसने कुल मिलाकर कितना काम किया, 172 घंटे, जिसमें रेगुलर आवर भी है और ओवर टाइम आवर्स भी हैं। हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर्स इज 15% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर्स। ठीक है बच्चे, उसकी ओवर टाइम आवर्स की जो इनकम है उसके रेगुलर, नॉर्मल तो शेड्यूल है ही काम का, रेगुलर आवर्स की इनकम का 15% है। तो आपसे पूछा उसने कितने घंटे में जो है ओवर टाइम किया है, बताओ। सब कुछ समझ में आ गया। तो यहां जॉन भाई साहब एक तो रेगुलर आवर्स पे काम करते हैं और वो ओवर टाइम करते हैं, समझ में आ गई बात। अब सवाल में कह रहा है कि भाई हम जब इनकम की बात करते हैं तो ओवर टाइम आवर्स जो इनकम हुई है वो रेगुलर इनकम का कितना परसेंट है, 15%, यानी कि 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20। यानी रेगुलर काम करके अगर वो 20 रुपए कमाता है तो ओवर टाइम से कितने रुपए कमाए, 3 रुपए। जबकि मैं पर आवर इनकम की अगर बात करता हूं, पर आवर इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो रेगुलर आवर्स में कितने मिलती है, 57 रुपए घंटे, और ओवर टाइम में क्या मिलती है, 114 रुपए घंटे। तो इनकी पर आवर जो इनकम है रेगुलर ओवर टाइम, उसका रेशियो कितना है, 1:, तो कोई डाउट। तो आप मुझे बताओ कि उसने मेरे प्यारे भाई कितने आवर्स रेगुलर काम किया और कितने आवर्स ओवर टाइम किया, कैसे आएगा, डिवाइड करके। टोटल इनकम को पर आवर की इनकम से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो आप 1 घंटे के 100 रुपए कमाते हो और आपने एक दिन में 500 रुपए कमाए, तो आपने कितने घंटे काम किया, 500/100, 5 घंटे, है ना। रेगुलर ओवर टाइम की टोटल इनकम को पर आवर की इनकम से डिवाइड करो, इन दोनों रेशियो को डिवाइड करो तो वर्किंग आवर्स का रेशियो आ जाएगा। और दो रेशियो को डिवाइड करने का आसान तरीका ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 दूनी 40 और ये 1 यानी कि उसने इस रेशियो में काम किया। तो टोटल आवर्स कितने हो गए, 40/3, जबकि टोटल आवर्स कितने हैं, 172 घंटे, कितना 43 चौका 4 गुना। तो कितने घंटे ओवर टाइम किया है उसने, 3 की वैल्यू भी 4 गुना, कितना आ जाएगा, 12 घंटे। ऑप्शन नंबर आ जाइए। ये बताओ सवाल नंबर 5, इन ए सिटी 60% ऑफ पॉपुलेशन आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल। एक शहर में 60% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। इफ द रेशियो ऑफ मैरिड मेल टू नॉन मैरिड मेल इज 5:7, जो आदमी शादीशुदा हैं और जो शादीशुदा नहीं है उनका रेशियो है 5:7। मैरिड फीमेल से नॉन मैरिड फीमेल का रेशियो है 2:3। तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज मैरिड, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट मैरिड है। तब समझ गए सवाल क्या है। देखो सवाल का डेटा बहुत इजी है, तो 100 मान के हो जाएगा। मैंने मान ली कि एक शहर में टोटल 100 लोग हैं, कितने, 100। इन 100 लोगों में से 60% आपके मेल हैं, तो 100 का 60%, 60 आपके मेल हैं, तो बाकी का 40 फीमेल है।
बोलो। अब ये जो 60 मेल हैं मेरे भाई, इनमें कुछ की शादी हुई होगी, कुछ की नहीं हुई होगी। 40 औरतों में से कुछ की शादी हुई है कि कुछ की नहीं हुई है। आपको क्या निकालना है? टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट मैरिड है। तो आप बताओ इन 60 लोगों में जो मैरिड हैं और जो मैरिड नहीं है, इन 60 मेल्स में जो मैरिड हैं जो मैरिड नहीं है, उनका रेशियो कितना है? 5 रेशियो। तो मैरिड कितने हुए? 60 लोगों में से मैरिड कितने? 5 यूनिट। टोटल कितना? 5 7, यानी कि 12 पंजे, यानी कि 25। 60 मेल में से मैरिड कितने हैं? ऐसी फीमेल में मैरिड, यहां सवाल बोला ना, मैरिड फीमेल से नॉन मैरिड फीमेल का रेशियो कितना है? 2:3। जिन महिलाओं की शादी हुई है जिनकी नहीं हुई, उनका रेशियो कितना है? 2:40 में से फिर मैरिड कितनी आ जाएंगी बताओ? 40 में से 2 आपकी मैरिड है आउट ऑफ टोटल 5, यानी कि 5 अट्टे 8 दूनी 16, यानी कि 25 मेल मैरिड है, 16 फीमेल। तो टोटल कितने मैरिड हो गए? तो 100 में से 41 मैरिड हैं। तो मैरिड लोगों का परसेंटेज कितना है? 41% आ जाए। सवाल नंबर है 6, बनाओ। करोगे? द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाई 40%. What should its height be increased so that area increases by? बताइए कैसे होगा? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट, यानी कि एरिया डिपेंड किस पे करता है? बेस गुणा, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, यानी कि बेस और हाइट की गुणा ही एरिया के बराबर होती है। और बीच में गुणा का मतलब सक्सेसिव, यही तो है। सवाल में बोला है कि ट्राइंगल का बेस कितना बढ़ा दिया? 40%। बोला है हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए कि एरिया कितना बढ़ जाए, यानी कि 40 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव ही 60% के बराबर होना चाहिए। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो और रेशो से भी। बेस 40% बढ़ा दिया, 40% की फ्रैक्शन 2/, यानी कि बेस 5 से 7 कर दिया, ये हो गया बेस। मुझे नहीं पता हाइट में कितना चेंज हुआ है, लेकिन इन दोनों का सक्सेसिव एरिया कितना बढ़ गया? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि एरिया 5 से 5 कट गया, यानी कि हाइट किस रेशियो में चेंज की गई है? हाइट 7 थी, अब 8 होगी, तो हाइट कितनी बढ़ाई गई? जो कि कितना आ गया? अप्रोक्स 14.29%। ये बताइए। सवाल नंबर आपके सामने करो। सीजीएल 2000, अच्छा सवाल है। ड्यूरिंग ए डिवीजन प्रांजल मिस्टेकली टुक एज द डिविडेंड ए नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। एक डिवीजन का सवाल है, प्रांजल ने गलती से डिविडेंड को ओरिजिनल डिविडेंड से 10% ज्यादा ले लिया। ठीक है बच्चों? ही आल्सो मिस्टेकनली टुक एज द डिवीजर ए नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिवीजर। उसने डिवीजर भी ओरिजिनल डिवीजर से 25% ज्यादा ले लिया। इफ द करेक्ट क्वोशंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 25, करेक्ट क्वोशंट 25 था और रिमाइंडर 0 था, तो आपसे पूछा है व्हाट वाज द क्वोशंट दैट प्रांजल ऑब्टेन्ड एज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन एज नो एरर। तो आपसे पूछा है प्रांजल का क्वोशंट कितना आया है अगर उसकी कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं है। बताइए बच्चों। आप सवाल समझ पा रहे हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है। नंबर सिस्टम और परसेंटेज को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है क्वेश्चन बनाने में, है ना? इस तरह के सवाल आते हैं तो बच्चों को परेशान करते हैं ना। चलो, डिवीजन के एक सवाल में डिविडेंड उसने गलती से कितना ले लिया? 10% ज्यादा है। और डिवीजर जो है वो कितना ले लिया उसने गलती से? 25% ज्यादा है। अगर ओरिजिनल डिवीजर में सही क्वोशंट कितना था? 25, और रिमाइंडर कितना था? 0, तो प्रांजल का क्वोशंट क्या आया है? मान लो कि उसने कोई एरर नहीं की है। देखो, प्रांजल ने
क्वोशंट कितना ले लिया, 25% ज्यादा है। मान लो सही क्वोशंट उसका कितना था, सही क्वोशंट था 4, लेकिन गलती से उसने क्या ले लिया क्वोशंट 5। जब वो सही सही डिवाइड करता मेरे प्यारे भाई, तो उसका क्वोशंट कितना आना चाहिए था, क्वोशंट बोल दिया मैंने, डिवीजर। गलती से उसने डिवीजर कितना ले लिया, 25% अधिक। गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। 25% 1/4। अगर करेक्ट डिवीजर 4 है तो उसने गलती से क्या ले लिया है, 5। डिवीजर उसने गलती से 5 ले लिया। ओरिजिनल डिवीजन में करेक्ट क्वोशंट कितना है, रिमाइंडर कितना है, तो फिर संख्या क्या आनी चाहिए, संख्या 100 आनी चाहिए ना बच्चों। लेकिन उसने तो संख्या 100 ली ही नहीं है, उसने गलती से डिविडेंड के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल डिविडेंड से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। प्रांजल मिस्टेकली टुक एज द डिविडेंड ए नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ओरिजिनल डिविडेंड कितना है 100, तो 100 से 10% ज्यादा यानी कि कितना 100। तो प्रांजल ने डिविडेंड कितना ले लिया, गलती से डिविजर कितना ले लिया, तो क्वोशंट कितना आएगा प्रांजल का 22, और रिमाइंडर ये 0। तो क्या पूछा है उसका क्वोशंट 22 आ जाएगा। तो कोई समस्या, आइए सवाल नंबर 8 बनाइए। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज डिक्रीज बाय p% and the population of country B decreased by Q% from 2020 to 2021। ओके, कंट्री ए आएगा ना, दो देश है ना यहां पे ए और बी, ठीक है भाई। अब ठीक है सवाल, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए इज डिक्रीज बाय p% एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी डिक्रीज बाय Q%। ये कब हुआ है, 2020 से 2021 तक। Here P इज ग्रेटर देन Q, यहां P का जो मान है Q से बड़ा है, ठीक है। लेट X बी द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री A टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री B इन द गिवन ईयर। मान लो किसी भी साल कंट्री A और कंट्री B की पॉपुलेशन के रेशियो को क्या कहा जाता है, X। बहुत अच्छी तरीके से सवाल लिखा हुआ है, क्या आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं। लेट एक्स बी द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी इन द गिवन ईयर। यानी कि किसी भी दिए गए साल में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उस साल में कंट्री ए की पॉपुलेशन और कंट्री बी की पॉपुलेशन के रेशियो को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एक्स फ्रॉम 2020 टू 2021। 2020 से लेकर 2021 तक एक्स में परसेंटेज कमी कितनी है, समझ पाए। तो भैया ये मैं बात कर लेता हूं माना 2020 की, और ये बात कर लेते हैं हम 2021 की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक्स क्या आपसे पूछा है, एक्स में परसेंटेज कमी, यही पूछा बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। एक्स है क्या चीज, कंट्री ए और कंट्री बी की पॉपुलेशन का रेशियो। मान लो 2020 में कंट्री ए की पॉपुलेशन ए थी और बी की, तो ये 2020 में एक्स का मान है। लेकिन 2021 में क्या हुआ, कंट्री ए की पॉपुलेशन p% कम हो गई। यानी कि हर चीज 100% होते हैं, 100% को p% कम कर दोगे तो कंट्री ए की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100 माइनस कंट्री बी की पॉपुलेशन कितना कम होगी, Q%। कंट्री बी की पॉपुलेशन भी 100% होगी, 100 से कितना कम होगी, क्यों, तो कितनी रह जाएगी, 100 माइनस। तो ये 2021 में कंट्री ए और बी की पॉपुलेशन का रेशियो है, यानी कि 2021 में क्या आ गई, ये एक्स की, ये 2020 में एक्स की वैल्यू। पूछा एक्स की वैल्यू में कितने परसेंट की कमी हुई, कैसे आएगा इसका, ये कट जाएगा, ये परसेंटेज भी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया 100 माइनस क्यू रेशियो 100 माइनस पी। बताओ किसी बालक को इसमें जरा सी भी समस्या हुई है, ठीक है बच्चे। अब सवाल बोला है पी की वैल्यू क्यों से ज्यादा है, पी बड़ी संख्या है, क्यों छोटी संख्या है ना। अगर क्यों छोटी संख्या है मेरे पास, 100 में से छोटी संख्या घटाएंगे बड़ा आएगा, 100 में से बड़ी संख्या घटाएंगे छोटा आएगा, यानी कि वैल्यू एक्स की घट गई है। तो बताओ एक्स की वैल्यू 100 माइनस क्यू से कितनी हो गई, 100 माइनस पी, तो कितना घट गई, 100 माइनस पी में से आप लोग 100 माइनस क्यू घटाइए, तो कितना घट गई मेरे भाई, क्यू माइनस डिक्रीज हो गई। इनिशियली कितना था 100 माइनस
क्यू, और परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो ये आ गया भैया, क्या आ गया बच्चे, मैंने उल्टा लिख दिया, P माइनस क्यू आएगा ना, ये उल्टा लिख दिया मैंने, P माइनस क्यू बटे 100 माइनस क्यू इंटू 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। समझ में आ गया है? चलिए आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9 बताओ। बेहतरीन सवाल है, मस्त सवाल है, करो। देखो सचिन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। सिंधु एक कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है और कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9 और टीचिंग के लिए 10 में से 8 की रेटिंग प्राप्त करता है। बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट सिद्धू गिव्स 55% वेटेज टू कैंपस प्लेसमेंट एंड 45% वेटेज टू टीचिंग। द फाइनल रेटिंग ऑफ द कॉलेज आउट ऑफ 10, कॉलेज की फाइनल रेटिंग 10 में से कितनी है? क्या आपको सवाल भी समझ में आ रहा है? इस सवाल क्या कह रहा है? इतना आसान भी नहीं है सवाल समझना। मान लो भाई सिद्धू को बीटेक करने वो चला गया कॉलेज में, फिर वहां लोगों से पूछेगा सीनियर्स, भाई कॉलेज कैसा, कॉलेज कैसा है? तो जब लोगों से उसने रिव्यू मिला तो उसने देखा कि प्लेसमेंट जो होता है कॉलेज में ठीक ठाक हो जाता है। प्लेसमेंट में हम 10 में से कॉलेज को 9 नंबर दे सकते हैं, लेकिन टीचिंग जो है वो 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। अब हम डिसाइड भी तो करेंगे भाई, हमें दोनों चीज जरूरी है, पढ़ाई भी बढ़िया होती है और प्लेसमेंट भी अच्छा होता हो। तो उसने बोला भाई कि मैं प्लेसमेंट को देता हूं 55% वेटेज, अपने 100% बात की वजन में से 55% वेटेज प्लेसमेंट को, और 45% में दूंगा टीचिंग को। तो इस हिसाब से 10 में से कॉलेज की फाइनल रेटिंग कितनी बनेगी बताइए? समझ में आया? तो मेरे प्यारे भाई, रेटिंग तो 10 में से ही निकाली जा रही है, ठीक है ना, लेकिन उसने वेटेज जो है बांट दिया। तो 10 में से मेरे प्यारे भाई 9 रेटिंग उसको उसने दी है प्लेसमेंट के लिए, लेकिन प्लेसमेंट को वेटेज कितना दे रहा है? 9 का 55%। ये आ गया बच्चे, कोई तकलीफ? 10 में से 8 जो है उसने रेटिंग दी है किसके? टीचिंग के लिए, लेकिन टीचिंग को वेटेज कितना दे रहा है? 8 का 45%। यानी कि मेरे प्यारे भी इस हिसाब से कॉलेज के टोटल नंबर कितने बने? 10 में से जोड़ देंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? कितनी आसान सी बात है। 9 का 55% कितना आ जाएगा? 4.95 है भाई, 4.5 प्लस 0.45 जोड़ देंगे, और 8 का 45% यानी कि 3.6। ये कितना आएगा? 9 5 9 6 15 5 हासिल 1 4 1 5 3 8 8.55। 10 में से ओवरऑल रेटिंग कितनी बनेगी कॉलेज की? 8 है कि नहीं? बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 10 बनाइए। At IIM 60% of students are boys and rest are girls. Further 15% of boys and 7.5% of girls are getting a full fee waiver. या इसका मतलब समझते हैं, IIM में 60% लड़के पढ़ते हैं, बाकी लड़कियां। इन पढ़ने वालों में 15% लड़कों को और 7.5% लड़कियों की पढ़ाई की पूरी फीस माफ हो जाती है, उन्हें फुल फी वेवर सीट मिल गई। ठीक है, इफ नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल फी वेवर इज 90, जिन बच्चों को फीस में छूट मिले, जिनकी पूरी फीस माफ हुई है, वो बच्चे कितने हैं? 90। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50% कंसेशन। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जिनको फीस में 50% ही छूट मिली है, 50% कंसेशन ही मिला है। इफ इट इज गिवन दैट, ये बताया गया है दैट 50% ऑफ दोज not getting full fee waiver are eligible to get half fee concession। यह बताया गया कि जिन बच्चों की पूरी फीस माफ नहीं हुई है, उनमें से 50% बच्चे आधी फीस माफ के योग्य हैं। समझ पा रहे हो? बहुत ही टिपिकल बात है भाई ये भी।
समझते हैं, मान लीजिए, ध्यान लगाओ बच्चों थोड़ा सा। एक आईएम में भैया बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। 60% बॉयज है, 60% यानी कि 3 बटे, अगर टोटल 5 स्टूडेंट है तो इसमें से 3 बॉयज हैं, बाकी के 2 गर्ल्स है, ठीक है ना। अब जिन बच्चों की पूरी फीस माफ हो गई है उसमें लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, 7.5%। तो कोई मुझे बता सकता है कि पूरे इस आईएम में कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिनकी पूरी फीस माफ हो गई। बॉयज हैं 3 का 15%, यानी कि 45। लड़कियां हैं 2 का 7.5% यानी कि 15। तो 45 + 15 कितना आ गया, 60%। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 3 और 2 5, बेस से डिवाइड कर देंगे ना, यानी कि कितना आ गया, 12%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 100% स्टूडेंट अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो इसमें से 12% की पूरी फीस माफ है। तो बाकी 88% बच्चे ऐसे जिनकी पूरी फीस माफ, यही तो बात है। 12% के लिए सवाल में कितनी दी है, 90 दी है, क्योंकि फुल फीस के फुल फेवर वाले कितने बच्चे हैं, 90। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50% कंसेशन। उन बच्चों की संख्या बताओ जिनकी आधी फीस माफ हुई है। इट इज गिवन दैट 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फीवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। 100% में से 12% की पूरी फीस माफ, 88% ऐसे बच्चे जिनकी पूरी फीस माफ नहीं है। इस 88% का आधा यानी कि कितना, 44% बच्चे ऐसे हैं जो हाफ फीस माफी के एलिजिबल हैं। इसी की वैल्यू पूछिए, 44 के वैल्यू पूछिए तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है, ठीक है भाई। 12% के वैल्यू 90 है तो एक की वैल्यू 90 बटे, आपसे क्या पूछा है, 44 की वैल्यू। बस ये तो सवाल था। 4 से 11, 4 से 12 3, 3 से 90 30 का आ गया आंसर 330, ठीक है। आगे चलेंगे, ये सवाल था 10। सवाल नंबर बनाओ। ये सवाल 8 साल पहले जब झारखंड पुलिस का पेपर हुआ था उसमें आया था। उसके बाद उन्होंने पेपर लिया ही नहीं, आज तक कोई पेपर ही नहीं हुआ झारखंड में, ठीक है। तब से मैं लगातार इसको हर साल मेंस बैच में कराता हूं कि कभी तो हमारे एसएससी के निकम्मों की नजर पड़ेगी इस खूबसूरत सवाल पे, वो भी देंगे। देखो आपने बचपन में इस तरह के सवाल बहुत किए हैं, लेकिन बचपन में हम कैसे करते थे ऐसे सवालों को एक्स मान के, कि माना आमों की संख्या एक्स है, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। फिर थोड़े समझदार हुए तो 100 मान के करने लगे, लेकिन 100 मान के भी मुश्किल है। अब हम और समझदार हैं क्योंकि आप मेरी छत्र छाया में हो। सुनना, एक आम बेचने वाला है, एवरी डे ए मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक। आम बेचने वाले के पास कुछ आम है, हर दिन उसमें से आधा स्टॉक वो बेच देता है, मंडी में बेच देता है। 10% ऑफ स्टॉक ओवरनाइट गेट्स स्पॉइल्ड, रात को घर में आके सो जाता है, रात को उसका 10% स्टॉक सड़ जाता है, ठीक है भाई। 1983 मैंगोज रोटेड ओवर 3 नाइट्स, 3 रात में 1983 आम सड़के खराब हो गए। तो पूछा है उसके पास फर्स्ट डे यानी कि स्टार्टिंग में कितने आम थे। समझ में आ गई बच्चों बात। पहले दिन उसने कितना स्टॉक बेचा, आधा। रात को कितना खराब हो गया, 10%, 1/। फिर अगले दिन कितना स्टॉक बेचा, रात को कितना खराब हो गया, 10%, 1/। फिर अगले दिन कितना स्टॉक बेचा, रात को कितना खराब हो गया, 10% यानी कि 1/। ये 3 रात तक चेक कर रहा है ना। यानी कि मुझे एक ऐसी संख्या जिसका बटे 2 बटे 2 बटे 2 भी हो सके, बटे 10 बटे 10 बटे 10 भी हो सके, यानी कि इन सब का मल्टीप्लाई ले लो। क्या ले लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, यानी कि 8000। मैंने मान लिया कि माना उसके पास ना मैं एक्स मानूंगा 100 मानूंगा, मैं मानूंगा 8000, कि माना उसके पास स्टार्टिंग में कितने आम थे, 8000 यूनिट आम थे। कोई तकलीफ, हमें तो यह देखना है कि 3 रात में आम सड़े कितने।
अगर उसके पास स्टार्टिंग में 8,000 आम थे, ठीक है बच्चे, तो पहले दिन वो मार्केट में गया तो आधे बेच दिए, 8,000 में से आधे बेच दिए 4,000, तो फिर बचे कितने रात को? 4,000 बचे। 8,000 आम लेके गया मंडी में, आधे बेच दिए 4,000, रात को आया तो 4,000 ही बचे हैं, और रात को 4,000 का 10% 400 सड़ गए, 4,000 में से कितने सड़ गए? तो फिर आम बचे कितने? 3,600 आम बचे। 3,600 आम लेके अगले दिन गया मंडी में, 3,600 में से आधे बेच दिए 1,800, तो बचे कितने? 1,800 आम बचे। रात को घर के पे आके सोया, 1,800 का 10% कितना? 180 आम सड़ गए। 1,800 में से 180 सड़ गए, तो बचे कितने? अगले दिन 1,620 आम भी बेचने गया, 1,620 का आधा कितना? 810। 810 आम बिक गए, 1,620 का आधा, तो बचे कितने? रात को 810 आम बचे, लेकिन रात में 810 का 10% यानी कि कितना? 810 का 10% 81, 10% 1/10 81 आम सड़ गए। तो इस हिसाब से 3 रात में टोटल कितने आम सड़े हैं? 1 8 8 16 6 4 1 5 1 661, जबकि 3 रात में आम सड़े कितने हैं? मुझे बताओ कितने गुना है? 603 1861 183, 3 गुना है। अगर 3 गुना है तो उसके पास आमों की संख्या भी स्टार्टिंग में 8,000 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कैमरा फोकस, केशव देखना भाई, कर दो यार। समझ में आया? बढ़िया सवाल है बच्चों। अरे मौज आ रही है तुम्हें, पता ना कैसे बालक हो। आगे करेंगे सवाल नंबर, बताइए। Raju's factory kept increasing its output by the same percentage every year. राजू की फैक्ट्री का प्रोडक्शन हर साल सेम परसेंट से बढ़ जाता है। फाइंड द परसेंटेज, बताओ कितने परसेंट है। इफ इट इज नोन दैट हिज आउटपुट इज डबल्ड आफ्टर 2 ईयर, अगर उस आउटपुट 2 साल में डबल हो गया। ये बहुत आसान सवाल है। राजू की फैक्ट्री का प्रोडक्शन हर साल किसी सेम परसेंटेज से बढ़ जाता है, 2 साल में प्रोडक्शन डबल हो गया, तो पूछा हर साल कितना परसेंट बढ़ा? 2 साल में अगर डबल हो गया तो 1 साल में कितना हो गया? इसका रूट लेंगे, रूट 2 गुना। अगर 2 साल में डबल हो रहा है प्रोडक्शन तो हर साल रूट 2 गुना। आज एक समान बनता है, अगले साल कितना बनेगा? रूट 2 गुना, फिर रूट 2 का रूट 2 गुना 2, ऐसी हो गया ना। यानी कि आप 1 साल में फैक्ट्री का प्रोडक्शन रूट 2 गुना हो गया। रूट 2 गुना होने का मतलब पहले 1 था तो अब कितना हो गया? रूट 2, तो कितना बढ़ गया? रूट 2 माइनस 1 बढ़ गया। इनिशियल 1 पर परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, ये आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स भी पूछेगा तो 41.4% आ जाएगा, सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, आइए अगला सवाल बनाएंगे। यहां पर ये देखो, सवाल है आपके सामने, करिए। The population of town B is 56.25% more than that of town A. टाउन बी की पॉपुलेशन टाउन ए से कितना ज्यादा है? 56.25%। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाई X% पर ईयर। अगले 2 सालों तक टाउन ए की पॉपुलेशन हर साल कितनी X% बढ़ती है, एंड दैट ऑफ बी डिक्रीज बाय द सेम परसेंट पर ईयर, और बी की पॉपुलेशन हर साल वही X% घटती है। आफ्टर 2 ईयर इफ पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी बिकम इक्वल, 2 साल बाद ए और बी की पॉपुलेशन बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो पूछा क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल है, कते भी घबरा नहीं। मान लीजिए जैसे 2 टाउन है ए और बी, ठीक है भाई, तो बोला बी की पॉपुलेशन ए से 56.25% ज्यादा है, तो 56.25% होता क्या है? 56.25% मतलब 50% प्लस 6.25%, 50% 1/2, 6.25% 1/16, तो जोड़ के कितना आ गया? 9/16।
तो बोला बी की पॉपुलेशन ए से 56.25% ज्यादा, ए से, यानी कि टाउन ए की पॉपुलेशन अगर 16 है तो टाउन बी की पॉपुलेशन कितनी है, 9 ज्यादा है 25। अब ए की पॉपुलेशन हर साल x% बढ़ जाती है। देखो किसी भी संख्या को x% बढ़ाएंगे तो कितने गुना हो जाएगी। देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस, अगर आप x% घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस x% गुना। ठीक है, या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर फ्रैक्शन में लिखते हो, हर चीज अपने, हर संख्या अपने आप में एक गुना होती है, हर संख्या अपने आप में एक गुना होती है, x क्या खुद का एक गुना। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस x% टाइम्स, और घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस। दोनों ही बातें सही है, ये लिखा हुआ है परसेंटेज में, लिखा हुआ है फ्रैक्शन में। देखो आसान क्या है, यही चीज ज्यादा आसान पड़ती है वैसे फ्रैक्शन में। तो ए की पॉपुलेशन हर साल x% बढ़ती है, तो भैया हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1 को x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस। तो टाउन ए की पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी हो जाएगी फिर। ऐसे ही टाउन बी की पॉपुलेशन हर साल सेम परसेंट x% घटती है तो कितना हो जाएगी, 1 माइनस x% एक साल बाद, 2 साल बाद कितनी होगी इसका, और 2 साल बाद दोनों की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट, 16 का अंडर रूट इंटू 1 प्लस बराबर 25 का अंडर रूट 5 इंटू 1 माइनस x%। तो बच्चों बताओ क्या आ जाएगा, ये 4x और ये माइनस 5x, यानी कि इधर आएगा तो 9x% हो गया, बराबर 5 एकम 5 माइनस 4 1। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बटे, तो ये x% की फ्रैक्शन वैल्यू आई है ना, x का मान कितना आएगा फिर 11.11। 11.11% की वैल्यू तो 1/9 होती है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने, बताइए। In May, John bought the same amount of rice and same amount of wheat as he had bought in April. ठीक है, but spent 150 rupee more due to price increases of rice and wheat by 20% and 12% respectively. क्या आप बात समझ पा रहे हैं। मई के महीने में जॉन ने उतना ही चावल और गेहूं खरीदा है जितना अप्रैल में खरीदा था, लेकिन खर्चा मेरे प्यारे भाई 150 रुपए ज्यादा हुआ इस बार। क्यों, क्योंकि चावल का और गेहूं का प्राइस बढ़ गया, महंगा हो गया, चावल 20% और गेहूं 12%। इफ जॉन हैड स्पेंट ₹450 ऑन राइस इन अप्रैल, अप्रैल में जॉन ने राइस पर कितना खर्च किया था, 450 रुपए। तो पूछा है उसने मई में गेहूं पर कितना खर्च, मई में गेहूं पर कितना खर्च किया। समझ गए क्या सवाल आप लोग। ये काफी देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पर भाषा इतनी घुमा फिरा के लिखी जाती है कि बच्चा उसी में उलझ जाता है। तो यहां पे 2 चीजें हैं, राइस और व्हीट, राइस और व्हीट। बात समझे, आप बोलोगे हां सर 2 महीनों की बात हो रही है, अप्रैल और मई, यही है ना, अप्रैल मई और 2 महीनों की, अप्रैल के बाद आता है मई। तो जितना अप्रैल में खरीदा था उसने चावल और गेहूं, उतना ही मई में खरीदा है। ठीक है ना बच्चे, लेकिन फिर भी खर्चा ज्यादा हुआ उसका मई में। क्यों, क्योंकि आपका चावल महंगा हो गया, राइस जो है 20% प्राइस बढ़ गया। ठीक है ना, और व्हीट का कितना बढ़ गया, 12%। व्हीट का प्राइस मई में अप्रैल से कितना बढ़ गया है, 12% बढ़ गया है। ठीक है बच्चे, सवाल में कहा गया जॉन ने अप्रैल में राइस पर कितना खर्च किया, 450, 450 रुपए खर्च किया था। तो पूछा है बताइए उसने मई में गेहूं पर कितना खर्च किया, ये वैल्यू पूछी है। तो बात समझ में आ गई। अगर 450 रुपए अप्रैल में खर्च किया था, मई में खर्चा 20% बढ़ गया, 450 का 20% यानी कि 90 रुपए, बोलो 90 रुपए खर्चा बढ़ गया है। सवाल के अनुसार उसका खर्चा कुल बढ़ा कितना है,
₹150 है भाई। जितना अप्रैल में खरीदा उतना ही मई में, लेकिन मई में खर्चा कितना बढ़ा है? ₹150। ₹90 चावल पे बढ़ा है, तो बाकी ₹60 खर्चा किस पे बढ़ा होगा? गेहूं पे। यानी कि 12% की वैल्यू कितनी है? कितने गुना? आपसे देखो, हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। अगर अप्रैल में गेहूं पे 100% खर्चा हो रहा था, तो अब क्या हो रहा है? 12%। यानी कि कितना? तो आपसे क्या पूछा यहां पर? 112% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुना, यानी कि 500। तो ₹560 गेहूं पे खर्चा हो रहा है, होगा किसमें मेरे प्यारे भाई? मई के महीने में। ठीक है ना बच्चे? आ जाते हैं अगला सवाल। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर, बताओ। नो डाउट। सवाल पढ़ो आप एक बार, प्री के पेपर में आए वाला सवाल। कौन करेगा बच्चे? हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है, ठीक है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। राइस का प्राइस जो है व्हीट का 20% है। रिजल्टिंग ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 पर मंथ फॉर राइस एंड व्हीट कंबाइंड। ठीक है, राइस और व्हीट पर कंबाइंड खर्चा महीने का ₹300 है। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%, what percent reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of ₹300? ठीक है, given that price of rice and consumption of wheat is constant। सवाल पढ़ते सवाल में उलझिए, है कि नहीं सचिन? कुछ भी पता क्या कहा सवाल ने? थोड़ा दिमाग लगाना है। यहां भी किसकी बात करेगी? राइस और व्हीट की। समझ रहे हैं आप बात? हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है। मान लो एक आदमी हर महीने 20 किलो क्या खा रहा है? चावल, और 8 किलो खा रहा है गेहूं। ठीक है ना भाई? इसमें कोई परेशानी नहीं है। चावल की कीमत गेहूं का 20% है। 20% यानी कि 1/5। यानी कि गेहूं का प्राइस अगर 5 है, तो राइस का जो प्राइस है वो कितना है? ये आ गया प्राइस। ठीक है बच्चे? प्राइस। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। गेहूं का प्राइस पहले कितना था? अब 5 का 20% कितना हो गया? 5 का 20% 1 बढ़ के 6 हो गया। 5 को 20% बढ़ा दिया, प्राइस कितना हो गया गेहूं का? 6। पहले जितना खर्चा हो रहा था, आज भी उतना ही खर्चा करना है। तो पूछा है चावल की खपत में कितने % की कमी होनी चाहिए। यह देखते हुए कि चावल की कीमत, चावल का प्राइस और गेहूं की कंजम्पशन कांस्टेंट है। यानी कि गेहूं का कंजम्पशन 8 किलो ही है और चावल का प्राइस 1 ही है। इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है। समझ में आ गया बच्चे? तो आप एक बात बताइए, इस सवाल में कुछ भी दम है? कुछ भी दम नहीं है। अब बताओ, गेहूं का प्राइस कितना बढ़ गया? 1। हम कितना गेहूं खरीदते हैं? तो भैया 8। आपका खर्चा कितना बढ़ गया गेहूं पे? अगर गेहूं पे खर्चा 8 बढ़ गया है, तो चावल पे खर्चा कितना कम हो जाना चाहिए? कांस्टेंट रहेगा टोटल खर्चा। चावल, गेहूं का प्राइस 5 से 6 हो गया ना, 20% बढ़ गया 1। तो गेहूं, और आप गेहूं खाते कितना? 8 किलो। तो गेहूं पे आपका खर्चा कितना बढ़ गया? 8। तो चावल पे आपका खर्चा 8 कम हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? देखो मेरे भाई, आप बताओ, 20 किलो चावल है, प्राइस है 1, तो अब चावल पे खर्चा कितना होता है? ₹20। अब आपको चावल पे खर्चा कितना कम करना है? ₹8। यानी कि मेरे प्यारे भी आपको कितना कम करना होगा? ये 40%। 40%। ठीक भाई? तो ये सवाल का क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन। ठीक है ना? पहले आप 20 किलो चावल पे कितना खर्चा कर रहे थे? ₹20।
अब आपको वही पे कितना खर्चा करना है, 8 रुपए कम करना है, तो 20, यानी कि 20 किलो चावल से अब 8 किलो चावल कम खाओगे, यानी कि कितना, 40% चावल कम खाओगे। बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? इतनी नॉर्मल सी बातें हैं यार जो आपको सोचनी है, दिमाग लगाना है। आगे चलते, अगला सवाल, सवाल नंबर है 16, करिए। Some student, only boys and girls from different school appeared for an Olympiad exam. कुछ बच्चे जिसमें केवल लड़के लड़कियां अलग अलग स्कूलों से ओलंपियाड पेपर में अपियर हुए, ठीक है। 20% ऑफ बॉयज एंड 15% ऑफ गर्ल्स फील्ड दी एग्जाम, ठीक है। 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो गए। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वॉज 70 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। जो बॉयज ने एग्जाम पास किया है वो गर्ल्स से 70 ज्यादा हैं। एग्जाम पास होने वाले बॉयज गर्ल्स से 70 ज्यादा हैं। ए टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड। कितने स्टूडेंट टोटल फेल हुए? 90। तो पूछा है, बताइए कितने स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए, यही सवाल है। ये एक सवाल नहीं, यहां 2 इक्वेशन बताई गई हैं अलग अलग, अगर आप गौर से देखो, और हमें केवल उनको सॉल्व करना है, ठीक है प्यारे बच्चे। यहां पे साफ 2 इक्वेशन है, कोई रेशियो नहीं बताया गया है आपको। मैं आपको दिखाऊं, मान लो स्कूल में बी बॉयज हैं और जी गर्ल्स हैं, टोटल बी बॉयज हैं, जी गर्ल्स हैं। बताओ कितने परसेंट लड़के फेल हो गए? 20% बॉयज फेल हुए। गर्ल्स कितनी फेल हुई? 15% गर्ल्स फेल हुई, ठीक है ना। तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए? 20, बॉयज का 20%, गर्ल्स का भाई बॉयज और गर्ल्स की संख्या अलग अलग होगी ना। बॉयज का 20% फेल, गर्ल्स का 15% फेल, कुल कितने फेल हुए? 90। एक इक्वेशन दी है कि नहीं? बोलो कोई डाउट? आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वॉज 70 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। पास वाले पे देखो, 20% लड़के फेल हुए हैं। कितने हुए? 20% लड़के फेल, तो पास कितने हुए? बॉयज का 80% पास हुए। गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं? तो गर्ल्स पास कितनी हुई फिर? 100 में से 15% फेल, तो बाकी का 85% गर्ल्स पास। और सवाल बोला पास होने वाले बॉयज की संख्या पास होने वाली गर्ल्स से कितनी ज्यादा है? 70 ज्यादा, यानी कि इनका डिफरेंस कितना दिया है? ये क्या बन गई? 2। इन 2 इक्वेशन को क्या करना है आपको? सॉल्व करना है, और क्या निकालना है? बॉयज गर्ल्स की संख्या। तो बहुत आसान है, किसी भी एक को सेम कर लो। यहां 20 है, यहां 80 है, तो इसको सेम करना आसान है। ऊपर किससे गुणा? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 20 चौका 80% बॉयज, 80% बॉयज कट जाएगा। तो 15 चौका 60% गर्ल्स में से 85 घटाएंगे, है ना, माइनस का 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 में से ये माइनस 85 करेंगे तो 145% हो जाएगा। गर्ल्स का 145% किसके बराबर है? 4 का 90, 360। 360 में से 70 घटाएंगे 290, घटा रहे हैं ना। तो 145 दूनी 290, गर्ल्स का 1% 2 है, तो गर्ल्स का 100%। तो गर्ल्स कितनी आ गई? अब आपको क्या निकालने हैं? क्या पहली क्वेश्चन से देख लो चाहे दूसरी से। पहली क्वेश्चन ये गर्ल्स के लिए 200 आए, 200 का 15% 30। भाई 20% बॉयज प्लस 15% गर्ल्स क्या है? 90। अगर ये 30 आ रहा है तो कितना आएगा? यानी कि बॉयज का 20%, तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज का 20% 60 है, तो 1% 3, तो बॉयज का 100% 300, 300 आ जाएगा। 300 का 20% 60 होता है, तो बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? ठीक है, आगे सवाल है आपके सामने, बनाइए। ए, बी और सी एक चैरिटेबल ट्रस्ट को 8, 7, 9% डोनेट करते हैं अपनी सैलरी का। द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम,
and the difference between donation is 259 rupees. Total donation of A and B is 1185 rupee more than that of C. The total donation of A and C is what percent of total salaries of A, B and C? A, C का टोटल डोनेशन उनकी कुल सैलरी का A, B, C की सैलरी का कितना परसेंट है, ये बताना है। बताइए, इतना सा सवाल है केवल। तो इस जाहिर सी बात है, सवाल को सॉल्व करना है तो ए बी सी की सैलरी निकालनी पड़ेंगे, उसके बिना तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब मान लो यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। तीनों की सैलरी अलग अलग नहीं है। ए अपनी सैलरी में से कितना डोनेट करता है? 8%। बी अपनी सैलरी में से 7% और सी अपनी सैलरी का 9% डोनेट कर देते हैं, दान कर रहे हैं। सवाल कह रहा है ए और बी की सैलरी सेम है, ठीक है बच्चे, दोनों की सैलरी बराबर है। ए और बी की उनके दान का डिफरेंस कितना है? ए और बी के दान का अंतर, सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड डिफरेंस बिटवीन डोनेशन इज 259 रुपीज। देखो, ए की सैलरी 100% है तो बी की भी 100% है, तो उनके ए 8% डोनेट कर रहा है, बी 7%, तो उनके डोनेशन का डिफरेंस 1% की वैल्यू कितनी आ गई? बोले यहां तक कोई डाउट? अगर 1% के लिए 259 है तो 100% कितना आ गया? तो 25,900 ए की सैलरी और 25,900 क्या आ गया? बी की सैलरी आ गई। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब आप बताओ, ए और बी का कुल डोनेशन सी से 1125 रुपए ज्यादा है। ए और बी का कुल डोनेशन कितना है? ए 8% डोनेट करता है और बी 25,900 का 8%, ये बी 25,900 का 7%। तो ए और बी का कुल डोनेशन कितना आ जाएगा? 25,900 का 15%, 8 + 7 15 हो गया ना, 25,900 का 15%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 15 की 200 में गुणा 3,000, 15 गुणा 50 750, 3,750 और 15 निम्न 135, 750 में 135 जोड़ूंगा तो 2,835, ठीक है भाई? नहीं, 2,885, 2,885 रुपए आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? ए और बी का कुल डोनेशन, सॉरी 3,000 आएगा ना, 3,885, 3,000 प्लस 750 प्लस 135, ये ए और बी का कुल डोनेशन आ गया, ठीक है ना। बोला ए और बी का कुल डोनेशन सी से कितना ज्यादा है? ये जो डोनेशन है सी के डोनेशन से 1,185 रुपए ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें से 1,185 रुपए घटा दूंगा तो सी का डोनेशन आ जाएगा कितना? 2,700 रुपए। तो सी का डोनेशन प्यारे बच्चों कितना आ गया? 2,700 रुपीज। जबकि सी डोनेट कितना कर रहा है? अपनी सैलरी का 9%, तो 9% वैल्यू 2,700 है, तो 1% वैल्यू 300, तो सी की सैलरी का 100% कितना आ गया? सी की सैलरी 30,000 रुपए आ गई। तो आप बताओ ए बी सी की टोटल सैलरी कितनी आ गई? जोड़ दो, तीनों को जोड़ो, 25,000 25,000 50,000 प्लस 1800, 51,800 प्लस 30,000, यानी कि कितना आ गया? 81,800 रुपए। ये ए बी सी तीनों की टोटल सैलरी आ गई। सवाल में पूछा है ए और सी का कुल डोनेशन, तीनों ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी का कितना परसेंट है? तो ए और सी का कुल डोनेशन कितना है? भाई ए ने कितना डोनेट करा है? 25,900 का, यानी कि कितना? 25,000 का 8% 2,000, 900 का 8% 72, यानी कि ए का डोनेशन है 2,000 और सी का कितना है? तो ए और सी का कुल डोनेशन कितना आ गया? 2,700 प्लस 2,000 72 आ गया 4,700, तो ए और सी का कुल डोनेशन आ गया 4,772 रुपए, ठीक है बच्चों। तो 81,800 तीनों की सैलरी का कितना परसेंट है? परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। बताओ सही है ना? ठीक है बच्चे, और बताओ कितनी बार जाएगा फिर ये? 800 छिक्का 4,800, ये है 4,700 मेरे भाई, तो 6 से कम आएगा, 6% से ये कम आएगा।
यानी कि 6% से कम। देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी 5 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सुखराम जी शीट मैंने साथ साथ डलवाई है सारी की सारी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मजा आ रहा है सवालों में? सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 18, बताइए। In a manufacturing unit, it was noted that price of raw material has increased by 25% and the labor cost has gone up from 30% of cost of raw material to 38% of cost of raw material. What percent of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as before the increase? बताइए बच्चों। आज से चसल में फोड़ दिया सर जी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया मोद। ठीक है, चलो बच्चों आज इतना ही छोड़ते हैं। इस सवाल से प्यारे स्टूडेंट हम कल करेंगे। परसेंटेज में हम 3 क्लास करेंगे और उसमें इसको खत्म कर देंगे परसेंटेज चैप्टर को। ठीक है, कल करेंगे इसके आगे। बाय।